नमस्ते मित्रों, मैं लकी पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछले क्लास में हमने देखा कि राष्ट्रपति को किस तरह से हम लोग क्रमबद्ध तरीके से याद कर सकते हैं। आज हम राष्ट्रपति को संवैधानिक स्थिति में देखते हैं कि राष्ट्रपति हमारे संविधान में कहां पे हैं, कैसे उनकी व्याख्या की गई है। आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 5 संघ सरकार है, यानी कि केंद्रीय सरकार। भारतीय संविधान का भाग 5 संघ सरकार है, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर हमें यह याद रहता है कि भाग 5 संघ सरकार है और जो अनुच्छेद है वो 52 से 151 के बीच में है, तो जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि इस अनुच्छेद का संबंध किससे है, तो हम वहां एक गेस कर सकते हैं कि 52 से 151 के बीच में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, भारत का सुप्रीम कोर्ट, उन सारी चीजों की व्याख्या अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में ही की गई है। इसी 52 से 151 के बीच में अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक राष्ट्रपति के बारे में व्याख्या है। राष्ट्रपति शुरू होते हैं अनुच्छेद 52 से 62 तक, यानी कि भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख चीजों की बात की गई है वो अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में है, भाग 5 में है। जो भारत के राष्ट्रपति हैं यह भारत के प्रथम व्यक्ति हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रथम व्यक्ति हैं और संवैधानिक स्थिति इनकी जो है वो ब्रिटेन के सम्राट के समतुल्य है। ब्रिटेन के सम्राट के समतुल्य है। यह पेपर में पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किसके समान है, तो ब्रिटेन के सम्राट के समान है, या ब्रिटेन के सम्राट के समान भारत में कौन सा पद है, तो वह पद है राष्ट्रपति का। अब हम शुरू करते हैं, अनुच्छेद 52 को देखते हैं। अनुच्छेद 52 यानी कि 52, ये बहुत ही सामान्य तरीके से याद कर सकते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में बस इतना कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत के राष्ट्रपति किसमें है? अनुच्छेद 52 में है। हम अगले अनुच्छेद को देखते हैं, अनुच्छेद 53 को। यहां से कुछ प्रश्न निकल के आते हैं कि भारत की समस्त कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत की समस्त कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है औपचारिक रूप से। अब यहां हम देखते हैं कि कार्यपालिका क्या है। पहले हम एक थोड़ा सा समझ लेते हैं कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में शामिल कौन कौन होता है? राष्ट्रपति शामिल होते हैं, उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री शामिल होते हैं और मंत्री परिषद शामिल होता है। इन चारों लोगों को मिलाने से कार्यपालिका बनती है। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और मंत्री परिषद होते हैं। तो कहा जाता है कि कार्यपालिका जो कि भारत में समस्त कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी होती है, जो कानून बनाए जाते हैं उनको लागू करवाती है, उसकी सारी शक्ति किसमें निहित होगी? तो वह निहित होगी राष्ट्रपति में। कार्यपालिकी शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। कैसे? औपचारिक रूप से। औपचारिक रूप से यानी कि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। वास्तविक शक्ति जो होती है वे प्रधानमंत्री के पास होती है और औपचारिक शक्ति जो होती है वे राष्ट्रपति के पास होती है। तो कार्यपालिका की वैसे सीधे पूछा जाए कि कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में। कार्यपालिका की औपचारिक शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है?
प्रधानमंत्री में, क्योंकि मंत्री परिषद ही सब कुछ करता है और मंत्री परिषद का प्रधान जो होता है वे प्रधानमंत्री होता है। इसे अनुच्छेद 53 में कुछ और चीजें कही गई हैं, जैसे कि अनुच्छेद 53(2) में यह कहा गया है कि भारत के तीनों सेनाओं यानी कि जल सेना, वायु सेना, थल सेना, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख सेनापति होता है वे राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये सबको पता होता है कि भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और युद्ध की घोषणा कौन करता है, तो युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति करता है। शांति की घोषणा कौन करता है, तो शांति की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करता है अनुच्छेद 53(2) के तहत। तो अनुच्छेद 53 में देखिए, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। कार्यपालिका की औपचारिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। इसी अनुच्छेद में युद्ध की घोषणा और शांति की घोषणा भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है भारत का। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं अगले अनुच्छेद को, अनुच्छेद 54। बहुत आसानी से हम इसको समझते हैं एकदम से। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति बताई गई है, सॉरी, निर्वाचन मंडल की बात की गई है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होगा। आप सभी को पता है कि जब भी सांसद का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है, ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, तो हम सीधे मतदान करते हैं। जो भी भारत के 18 वर्ष के नागरिक हैं वे मतदान करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान हम नहीं करते। तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा कराया जाता है। ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है, निर्वाचक मंडल के द्वारा कराया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो हम पहले स्थान पे देखते हैं कि लोकसभा के लोग शामिल होते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा देखते हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा देखते हैं राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यों के जो विधानसभा होते हैं यानी कि जो विधायक होते हैं उनके निर्वाचित सदस्य, जो चुनाव जीत करके विधायक आए हुए रहते हैं। और चौथे स्थान पे हम देखते हैं दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य। अब प्रश्न यह उठता है कि राज्यों की विधानसभा के हो गया तो फिर दिल्ली और पांडिचेरी क्यों लिखा जा रहा है अलग से। तो यहां समझने वाली बात यह है कि दिल्ली और पांडिचेरी भारत के दो मात्र केंद्र शासित राज्य जहां पे विधानसभा है और उसके विधानसभा के लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दिल्ली और पांडिचेरी को 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। यानी 1992 में 17वां संविधान संशोधन किया गया और तब दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्यों को इसमें शामिल होने की अनुमति मिली। यहां पे आप ध्यान देंगे कि विधान परिषद, विधानमंडल, मंत्रिमंडल, ये सभी लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। सामान्यतः आप बहुत आसानी से याद कर लेते हैं कि जहां सभा है, लोकसभा,
राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, दिल्ली पांडिचेरी की विधानसभा, जहां भी सभा शब्द आ रहा है वही लोग केवल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, वहीं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद, विधानमंडल, मंत्रिमंडल, ये सारे लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। यहाँ एक और समझने वाली बात है, मैं बिल्कुल लिखा हूं यहाँ पे, निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, यानी कि जो चुनाव जीत करके आए हुए हैं जनता के द्वारा। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य जिनकी राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यह सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य जो कला, विज्ञान, खेलकूद, अन्य क्षेत्रों से आते हैं, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यह भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। यानी कि संसद के वह कितने सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, तो 12 या 2 या 14 लोग संसद के ऐसे सदस्य हैं जो कि राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। यहां हम एक और भी चीज देखते हैं कि क्या आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है? ले सकता है, यदि वह भारत में चुनाव के समय संसद में या विधायक के तौर पे कहीं जनता के द्वारा निर्वाचित हुआ हो, चुनाव जीत करके आया हो, तो वह भाग ले सकता है। लेकिन यदि राष्ट्रपति उसे मनोनीत किया है तो वह भाग नहीं ले सकता है। इसी तरह से राज्यों की विधानसभाओं में एक आंग्ल भारतीय सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इन सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, यानी यह भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। तो विधानसभा के जो 1 आंग्ल भारतीय सदस्य हैं, लोकसभा के 2 आंग्ल भारतीय सदस्य हैं, राज्यसभा में जो 12 मनोनीत होते हैं, ये सभी लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। अब यहाँ पे एक और प्रश्न उठ सकता है कि पूरे भारत में विधायकों की संख्या जो है वो 4120 है। 4120 सदस्य हैं पूरे भारत में विधायक, 4120 हैं। और अगर हम संसद सदस्य की बात करें तो संसद सदस्यों की संख्या 776 है। 4120 पूरे भारत में विधायकों की संख्या है और लोकसभा, राज्यसभा के जो सदस्य हैं जो मतदान करते हैं उनकी संख्या 776 है। तो अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है और इस तरह से उसमें लोग शामिल होते हैं, कौन लोग शामिल नहीं होते, ये आप यहाँ पे समझे। हम लोग अगले अनुच्छेद को देखते हैं। अगले अनुच्छेद में हम देखते हैं अनुच्छेद 55 को। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की पद्धति है। निर्वाचन की पद्धति है, यानी कि राष्ट्रपति जो है वे चुनाव में कैसे जीतता है, मतदान कैसे होता है, क्योंकि सामान्य सभी चुनाव में अग्रता ही विजेता माना जाता है, यानी कि मतदान में जो सबसे ज्यादा वोट पाया वही जीत जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारी अलग विधियां होती हैं। तो हम देखते हैं कि भारत की राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, निर्वाचन की पद्धति क्या है, चुनाव की सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे कुछ शब्द हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता क्योंकि जनता के द्वारा सीधे राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है। इसके अतिरिक्त भारत के राष्ट्रपति चुनाव जो होते हैं वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है और गुप्त मतदान होता है, यानी कि आप मतदान को
दिखा नहीं सकते हैं। वैसे सभी चुनाव में गुप्त मतदान ही होता है, विधायक के, सांसद के, ग्राम प्रधान के। अप्रत्यक्ष होता है क्योंकि जनता के द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है और गुप्त मतदान होता है। यहाँ पे गुप्त मतदान की व्यवस्था की गई है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से हम मतलब समझते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक विधायक के मतदान देने पर राष्ट्रपति को कितना मत मिला, वहीं दूसरे राज्य के किसी विधायक के मतदान देने पर राष्ट्रपति को कितना मत मिला, इसी से हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से, सिस्टम से निकालते हैं। और जैसे जैसे राज्यों की जनसंख्या अधिक होती है उनके विधायकों का मतमूल्य अधिक होता है, और जिन राज्यों की जनसंख्या कम होती है उनके विधायकों का मतमूल्य कम होता है। उसी तरह से अगर हम देखें तो पूरे भारत में जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं उनके संपूर्ण मतों का मूल्य लगभग 11 लाख आता है। तो विधायकों का संख्या हम लोग देखें कि बहुत ज्यादा है, सांसद सदस्यों की संख्या देखें कि बहुत कम है। तो उन दोनों के बीच में भी एक अनुपात निकल के आए कि उनके मतदान सही ढंग से हो, इसलिए हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग करते हैं। तो विधायकों का भी लगभग 5.5 लाख वोट होता है और सांसद सदस्यों का भी लगभग 5.5 लाख वोट होता है, और दोनों मिलाकर के 11 लाख वोट से हमारा राष्ट्रपति चुनाव में मतदान होते हैं। आइए समझते हैं इसको। आनुपातिक मत प्रणाली के तहत 2 फार्मूले का प्रयोग किया जाता है, 2 सूत्र हैं कि एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकलेगा। तो आनुपातिक में देखते हैं एक विधायक का मत मूल्य बहुत ही आसान है। सीधे सीधे यह विधायक जिस भी राज्य का होगा उस राज्य की समस्त जनसंख्या और उस राज्य में विधायकों यानी कि विधानसभा सदस्यों की संख्या, विधानसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो सीधे तौर पे हम देखते हैं कि एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकलेगा, उस राज्य की समस्त जनसंख्या में हम उस राज्य के जितने भी विधायक होंगे उनसे भाग दे देंगे और फिर भागा 1000 कर देंगे। ठीक, या हम 1/1000 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एक विधायक का मत मूल्य निकल जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि भारत में बहुत जो राज्य हैं वहां पे जो विधायक हैं सभी राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है, और वहां के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की भी संख्या अलग अलग है। तो क्या सभी विधायकों का मत मूल्य अलग अलग आएगा? बिल्कुल आएगा। जिस राज्य के विधायक होंगे तो उन राज्यों के विधायकों का मत मूल्य 1 होगा। जैसे ही राज्य बदल जाएगा उनके विधायकों का मत मूल्य भी बदल जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं कि अगर हम यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का जो विधायक का मत मूल्य है वो 208 है। एक विधायक अगर यूपी में है तो 208 है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, तो सिक्किम का यदि एक विधायक मतदान करता है तो केवल 7 होता है। देखिए बहुत सारा अंतर है कि अगर यूपी का एक विधायक मतदान करेगा तो 208 होगा, सिक्किम का करेगा तो केवल 7 होगा, क्योंकि सिक्किम की जनसंख्या बहुत कम है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ही अधिक है, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो इस तरह से लोग कहते भी हैं कि राजनीति यूपी की गलियों से होकर गुजरती है, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में उत्तर प्रदेश की विधायकों का महत्व बढ़ जाता है। हम यहाँ पे एक और बात करते हैं। ये जो जनसंख्या के आंकड़े हैं यह 2011 की जनसंख्या के आंकड़े नहीं लिए जाएंगे, यह आंकड़े लिए जाते हैं 1971 की जनगणना का। 1971 की जनगणना के आंकड़े लिए जाते हैं। कब तक लिए जाएंगे? 2026 तक। ऐसा कहा गया है कि 2026 तक यही 1971 की जनगणना के ही आंकड़े लिए जाएंगे।
2026 से फिर हो सकता है बदल जाए, फिलहाल तो 1971 से ही लिए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। पूछा भी जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में या किसी चुनाव में जो जनगणना है वो किस जनगणना के आधार पर की जाती है, तो 1971 की जनगणना के आधार पर की जाती है। तो इस तरह से एक विधायक का मत मूल्य निकल गया, ये आपको समझ में आ गया। एक सांसद के मत मूल्य को हम देखते हैं। सांसद का मत मूल्य, सांसद सदस्य का मत मूल्य निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, पूरे भारत के सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य का योग, यानी कि पूरे भारत में जितने भी विधायक हैं उनके जो मत मूल्य निकलते हैं उन सबको आपस में जोड़ करके हम सांसद सदस्यों की संख्या से भाग दे देते हैं। तो जितना भी मत वैल्यू निकल के आएगा, इसमें कहीं भागा गुड़ा नहीं करना है, सीधे सीधे सभी राज्यों की विधायकों के मत मूल्य को आपस में जोड़ देना है और सांसद सदस्यों से उसमें क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो जो भी वैल्यू निकल करके आएगी वह एक सांसद सदस्य की वैल्यू होगी। वर्तमान में एक सांसद सदस्य की वैल्यू 708 है, यानी एक सांसद यदि राष्ट्रपति को वोट देता है तो 708 वैल्यू मिलती है। उत्तर प्रदेश का विधायक देता है तो 208 मिलता है, सिक्किम का विधायक देता है तो केवल 7 मिलता है। ये समझने वाली बात है कि इस तरह से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। फिर आगे हम समझते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये क्या है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली हम सीधे समझते हैं, दो तरह से यह प्रयोग किया जाता है। एक तो बहुत सारे लोगों का मतदान एक विधायक में निहित होता है, ये सब लोग मतदान करते हैं, वोटिंग करते हैं, तो वो विधायक के पास पहुंचता है या सांसद के पास पहुंचता है, और एक सांसद ही उन्हें क्या कर देता है, राष्ट्रपति को मत दे देता है, या एक विधायक। तो एक विधि यह हो गई कि इतने लोगों के मत का वैल्यू विधायक में निहित है, तो एक सिंगल विंडो जिसको कहा जाता है एकल संक्रमणीय राष्ट्रपति के पास पहुंच गया। एक ये हो गया एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरित प्रणाली। और दूसरा अगर हम देखते हैं तो इसी टर्म में यह भी यूज किया जाता है कि राष्ट्रपति चुनाव में मान लीजिए कि ए, बी, सी 3 कैंडिडेट चुनाव लड़े हैं, तो हम अपने चॉइस के हिसाब से, अपने वरीयता क्रम के अनुसार हम उनको मतदान करते हैं। जैसे हमको पसंद है बी, तो हम 1 नंबर देंगे वोट किसको, बी को। अगर हमें समझ में आता है कि बी नहीं जीतता है तो कौन जीत जाए, तो ए जीत जाए। अगर हमें समझ में आता है बी और ए दोनों न जीते तो मेरा मत किसको मिले, तो मेरा मत सी को मिल जाए। इसी तरह से अगला कैंडिडेट आएगा और वह इनको दे देगा, फिर इनको दे देगा, फिर इनको दे देगा, यानी कि वरीयता अनुसार यहाँ पे चुनाव होता है। और प्रथम गणना में ही प्रथम वोट को अगर गिन लिया जाता है, किसी को राष्ट्रपति चुनाव में विजेता हो जाता है तो गणना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यदि प्रथम में वह विजेता नहीं होता है तो क्या होता है, तो यह दूसरे अंक का भी गणना की जाती है। और आपको पता होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया था, द्वितीय चरण की मतगणना से बीवी गिरी भारत के पहले राष्ट्रपति, एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो द्वितीय चरण की मतगणना यानी कि दूसरे वाले वोट से ही वह भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो यहाँ पे एक चीज ये समझ में आ गया आपको। एक और चीजें हैं जिसको हम कहते हैं न्यूनतम कोटा। न्यूनतम कोटा, न्यूनतम कोटा क्या है? न्यूनतम कोटा का मतलब यह है कि कुल पड़े वैध मतों का 50% +1, यानी कि
50-1, 50% से अधिक मत पाना अनिवार्य है। अगर यह नहीं पाते हैं तो वह राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। तो क्या होता है कि अगर यह राष्ट्रपति कोई नहीं पाया तो जिनका वोट वैल्यू सबसे कम होता है उनके मतों को निकाल करके बाकी लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। तो बराबर बराबर बांटते समय यह देखा जाता है कि कोई तो कोई होगा जो 50% से ऊपर मतदान पाता है, तो वही भारत का क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। उसे हम कहते हैं न्यूनतम कोटा। हम आगे भी देखते हैं इसी में, न्यूनतम कोटा में ही एक और चीजें हैं। क्या राष्ट्रपति अगले अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 क्या है? अनुच्छेद 56 जो है वो राष्ट्रपति के पद ग्रहण से संबंधित है। 56 राष्ट्रपति के पद ग्रहण से संबंधित है, यानी कि राष्ट्रपति अपना पद कैसे ग्रहण करते हैं? शपथ की तारीख से 5 वर्ष के लिए, शपथ की तारीख से 5 वर्ष के लिए वह शपथ ग्रहण करते हैं। कई बार यह परीक्षाओं में पूछा गया कि राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल कब से शुरू होता है? तो शपथ ग्रहण की तारीख से, जिस दिन वह शपथ ग्रहण करते हैं उसी तारीख से लेकर के जब तक 5 साल का उनका कार्यकाल नहीं पूरा हो जाता है तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। इसके अतिरिक्त उनकी पहले अगर मृत्यु हो जाती है, वह त्याग पत्र दे देते हैं उपराष्ट्रपति को, या निर्वाचन रद्द कर दिया जाता है, तो पहले भी पद समाप्त हो सकता है, अन्यथा वह अपने पद पर 5 वर्ष तक लगातार क्या रहेंगे, बने रहेंगे। अगर हम देखते हैं अगला अनुच्छेद 57 को, अनुच्छेद 57 क्या है? इसमें यह कहा गया है कि कोई राष्ट्रपति जो है वर्तमान में, वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं, क्या वो अगले चुनाव के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। ठीक, ऐसा कहीं भारतीय संविधान में नहीं लिखा गया है कि जो वर्तमान राष्ट्रपति है या पूर्व में राष्ट्रपति है वो अगली बार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा, वो बिल्कुल ले सकता है। और आपको पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया, यानी कि वो भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर बैठे, कोई और नहीं बैठा। जबकि कुछ देशों में जैसे खास करके अमेरिका में जो है वो राष्ट्रपति केवल 2 ही कार्यकाल के लिए ही चुने जा सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति एक बार होते हैं, दोबारा वह राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी नहीं करते हैं, ऐसा संविधान में लिखा नहीं है कहीं। हम अगले अनुच्छेद की तरफ देखते हैं, अनुच्छेद 58 को देखते हैं। अनुच्छेद 58 जो है वो योग्यता के बारे में है। योग्यता है कि राष्ट्रपति होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यता, तो राष्ट्रपति होने के लिए पहली योग्यता जो सभी लोगों को पता है, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए का मतलब सीधे सीधे कि भारत का नागरिक होना चाहिए। कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि वह मूल रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए या उसका जन्म से ही भारत में जन्म हुआ हो तभी वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा गया है। सिर्फ वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वो किन्हीं विधियों से विदेशी व्यक्ति भी यदि भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह राष्ट्रपति पद तक पहुंच सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आयु पूरी कर चुका हो, एक दिन भी 35 वर्ष से कम ना हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कितने दिन तक, यानी कि कब तक कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? अगर वह 200 साल तक जीता है तो भी लड़ सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि अधिकतम आयु सीमा की बात नहीं की गई है। वो 70 साल का है, 80 साल का है, 90 है, 110 है, 150 है, तो भी वह राष्ट्रपति
का चुनाव लड़ सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो। यहां पे सदस्य हो ये नहीं है, सदस्य होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा के सदस्य होने की आयु जो है वो 25 वर्ष है, लेकिन राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष है, यह ध्यान रखिएगा। केवल इतना कहा गया, अब राष्ट्रपति बहुत ही भारत का प्रमुख पद है, भारत का प्रथम व्यक्ति है, सम्मानित पद है, इसलिए यहाँ पे यह नहीं कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति दिवालिया ना हो, पागल ना हो, उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमे न चल रहे हो। तो इससे बढ़िया यहाँ पे कर दिया गया लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, सारी बातें उसी में शामिल हो गई, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। एक और बात यहाँ पे निकल के आती है कि ये चौथा पॉइंट हम लिख देते हैं, लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद यानी कि सामान्य तौर पे हम कह सकते हैं सरकारी नौकरी में न हो, क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, राज्यपाल, यह सब पद जो है वो लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। तो सीधे तौर पे वह लाभ के पद पर न हो, लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, तो वह सभी लोग भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बन सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या इतना आसान सा चीजें, मैं भी भारत का नागरिक हूं, 35 वर्ष की आयु तो अभी नहीं पूरी हुई है, लेकिन लोकसभा सदस्यों की योग्यता रखते हैं, लाभ के पद पे नहीं है, तो कोई व्यक्ति यदि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तो क्या वह चुनाव लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता है। क्यों नहीं लड़ सकता है? क्योंकि यहां पे कहा गया है कि 50 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावक होना चाहिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए, और 50 सदस्यों के द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। यानी कि ये 100 सदस्यों का उन्हें समर्थन प्राप्त हो। ये 100 सदस्य कौन? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा के सदस्य जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। सीधे तौर पे कहें तो भारत के सांसद और विधायक। तो जिन लोगों की 100 सांसद और विधायकों से अच्छी पकड़ होगी, जो उनके नाम को प्रस्तावक के रूप में पेश करें, अनुमोदन दें, वही लोग केवल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो सामान्य तौर पे सामान्य आदमी का इतने सारे सांसद और विधायकों से संपर्क नहीं होता है, तो वो ऐसा काम नहीं कर सकते। आपको याद रखना है कि 50 सदस्य अनुमोदन के लिए और 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए। 15,000 रुपए की जो है यह जमानत राशि जमा होती है आरबीआई में। तो ये तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, 15,000 रुपए जमा की जा सकती है। आरबीआई में 15,000 रुपए जमानत राशि जमा होती है, और कुल पड़े वैध मतों का यदि 1/6% व्यक्ति नहीं पाता है जो चुनाव में लड़ा है, तो उसकी यह जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, जमा कर दी जाती है, उसे वापस नहीं दिया जाता। यह जो मत प्रतिशत है, यह राष्ट्रपति से लेकर के छोटे से ग्राम प्रधान या भारत में होने वाले किसी भी चुनाव में है कि कुल पड़े वैध मतों का 1/6% उन्हें पाना अनिवार्य है। यदि नहीं मिलता है तो जो भी जमानत राशि होगी वह जमा कर ली जाती है, वो उन्हें वापस नहीं की जाती है। आप सुने भी होंगे चुनाव के समय लोग कहते हैं इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, यानी यह बहुत कम मत पाएंगे। ये राष्ट्रपति चुनाव में 15,000 रुपए जमानत राशि होती है, आरबीआई में जमा होती है, सरकारी खाते में जमा होती है, और कुल पड़े वैध मतों का 1/6% पाना अनिवार्य है। तो ये योग्यता हो गई भारत के राष्ट्रपति की। हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 59 को देखते हैं सीधे तौर पे। अनुच्छेद 59 में सीधे सीधे कहा गया है, राष्ट्रपति पद पर जो व्यक्ति पदासीन होगा, जो राष्ट्रपति होगा,
उसको मिलने वाली जो भी सुविधाएं हैं, जो भी उसके वेतनमान है, जो भत्ते हैं, उसमें उसके कार्यकाल के दौरान कोई कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है। 59 में ये कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति पद पर जो भी पदासीन व्यक्ति है उसको मिलने वाली जो भी सुविधाएं हैं, शक्तियां हैं, भत्ते हैं, वे सब कुछ उसके कार्यकाल के दौरान हटाए नहीं जा सकते हैं। हम अगले अनुच्छेद को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 60, शपथ, ओथ। भारत का राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति, इनको शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के यानी कि एससी के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो जो राष्ट्रपति होंगे वो मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएंगे, और जब राष्ट्रपति की नियुक्ति होगी तो जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। एक चीज और यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, जो राष्ट्रपति का शपथ का प्रारूप दिया गया है वो अनुसूची 3 में नहीं दिया गया। सामान्य तौर पे सभी लोगों के शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में है, लेकिन राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है। कई बार पेपरों में पूछा गया कि किसके शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है, तो राष्ट्रपति का नहीं है, उपराष्ट्रपति का नहीं है, राज्यपाल का नहीं है, आपको याद रखना है। वैसे खास करके राष्ट्रपति के बारे में पेपरों में पूछा जाता है, तो अनुसूची 3 में नहीं है। राष्ट्रपति शपथ किसका लेता है? भगवत गीता का, कुरान का, संविधान का? राष्ट्रपति शपथ लेता है संविधान की रक्षा करने का और भारत के लोगों के कल्याण करने का। यह आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति शपथ किसका लेता है? भारतीय संविधान की रक्षा करने का और लोगों के कल्याण करने का। क्योंकि एक और शपथ लिया जाता है मंत्रिपरिषद के द्वारा, गोपनीयता की शपथ। कुछ लोग गोपनीयता की शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, तो राष्ट्रपति संविधान की शपथ न लेकर के संविधान की रक्षा का शपथ लेता है और लोगों के कल्याण का शपथ लेता है। तो ये शपथ से संबंधित महत्वपूर्ण है। शपथ जो है अनुच्छेद 60 में है। 60 शपथ आप याद रख सकते हैं बिल्कुल आसानी से कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 से शपथ लेता है। हम अगला देखते हैं अनुच्छेद 61, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ये क्या है? महाभियोग है कि कोई राष्ट्रपति अपने पद पे रह रहा है और उसे हमें हटाना हो, तो हम क्या करेंगे? राष्ट्रपति कैसे अपने पद से हटेगा? महाभियोग के द्वारा हटेगा। महाभियोग क्यों लगाया जाएगा? संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण यानी कि संविधान के मूल ढांचे में वह परिवर्तन करेगा, संविधान की चीजों को वो बहुत प्रारूप में बदलाव करने की चेष्टा करेगा, तो उसके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा। बहुत बार पेपरों में पूछा गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने का आधार क्या है? संविधान का अतिक्रमण एकमात्र आधार है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं है। महाभियोग लगाएगा कौन? महाभियोग लगाएंगे 2 लोग, लोकसभा, राज्यसभा। यानी हम कह सकते हैं संसद महाभियोग लगाता है क्योंकि संसद में लोकसभा और राज्यसभा शामिल होता है। तो पूछा जाता है कि महाभियोग कहां लाया जाएगा? लोकसभा में या राज्यसभा में? कहीं भी लाया जा सकता है, दोनों में से कहीं भी लाया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि कहां लाया जाए। यदि मान लीजिए कि लोकसभा में आ गया महाभियोग, तो महाभियोग के लिए 14 दिन पूर्व 1/4 सदस्यों की लिखित सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है। यानी कि राष्ट्रपति को इसकी 14 दिन पूर्व हम सूचना देते हैं कि आपके खिलाफ महाभियोग आ रहा है, और यदि इस दौरान राष्ट्रपति अपना बचाव रखे करेगा कि हमारे ऊपर महाभियोग ना लगाया जाए, हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है, यदि
लोकसभा इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देती है और फिर राज्यसभा के पास जाता है, राज्यसभा भी इसे 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो महाभियोग पूरी हो जाएगी और राष्ट्रपति उसी दिन से अपने पद से उतर जाएंगे। यह प्रक्रिया कहलाती है महाभियोग, जो अनुच्छेद 61 के तहत की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपरों में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महाभियोग कैसे लगता है, कौन लाता है, कहाँ लगता है। तो यहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है। लाने के समय 1/4 सदस्यों की लिखित सूचना हस्ताक्षर के द्वारा 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। इस दौरान राष्ट्रपति अपना पूरा बचाव कर सकता है, बचाव करने की उसके पास पूरे ऑप्शन खुले हुए हैं। लोकसभा यदि 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पास कर देती है तो वह फिर राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा भी यदि 2/3 बहुमत से पास कर देता है तो उस दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, उनके ऊपर महाभियोग लग जाएगा। यदि वही चीजें राज्यसभा में पेश होती हैं तो ठीक उल्टा होगा कि राज्यसभा 1/4 सदस्यों से लिखित सूचना 14 दिन पूर्व भेजेगा, फिर 2/3 से पारित करेगा, फिर वह लोकसभा में जाएगा और लोकसभा भी अगर 2/3 से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लग जाएगा। प्रश्न उठता है कि भारत की किस राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा है। तो भारतीय इतिहास में अभी तक बहुत अच्छा रहा कि किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लाया गया। कोई भी राष्ट्रपति ऐसा कार्य नहीं किया जिसके ऊपर महाभियोग लाया जाए। ठीक, तो अभी तक भारतीय इतिहास में किसी के ऊपर भी महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है, ये आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 62। बहुत सिंपल सी बातें हैं अनुच्छेद 62 में, बस इतना ही कहा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति पद है वो पद समाप्त होने से पहले, यानी कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का हम चुनाव करा लेंगे। यानी कि पूरी चुनाव प्रक्रिया हो जाएगी, मतगणना हो जाएगा और यह पहले से ही फिक्स हो जाएगा कि इन राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने के बाद अगला राष्ट्रपति कौन होगा। एक और चीज मैं आपको यहां बताता हूं कि राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र सदैव उपराष्ट्रपति को देता है। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। यह चीजें ध्यान रखिए आप। राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं तो यह उपराष्ट्रपति का दायित्व है कि वह तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दें। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति जब अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं तो यह उपराष्ट्रपति का दायित्व है कि इसकी तत्काल सूचना किसे देनी चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष को देनी चाहिए। ये आपको याद रखना है कि तुरंत सूचना किसको प्रेषित की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष को प्रेषित की जाती है। एक चीज और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति का शपथ होता है, अगर सामान्यतः प्रश्न में पूछ दिया जाए कि शपथ किस डेट को होता है तो कोई डेट फिक्स नहीं है अभी तक, लेकिन 1977 से हम देखते आ रहे हैं कि प्रत्येक अगले राष्ट्रपति का जो शपथ तारीख होता है वह 25 जुलाई होता है। तो ऐसे आपसे परीक्षाओं में प्रश्न सीधे पूछा जा सकता है कि सामान्यतः राष्ट्रपति कब शपथ ग्रहण करता है। तो 1977 से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति क्या करता है, शपथ ग्रहण करता है। तो राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों को हम लोग देखें। बहुत सारी चीजें यहाँ पे छूट भी जाती हैं, लेकिन हम लोग अगले वीडियो में उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।